अगर आपने कोई वेयर हाउस शॉप या ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो उसकी पेमेंट करते हुए क्या आपने टैक्स विदाइल करना है, किस तरीके से करना है और सेक्शन 155 का जो रूल है क्या आपके ऊपर अप्लाई होता है। आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक चीज़ स्टडी करेंगे कि कंपनी और अदर देन कंपनी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम आएंगे कि विद होल्डिंग हमने कैसे करनी है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल है, टैक्स पेयर है, अगर उसने रजिस्टर्ड होना है तो कोई भी एक पर्सन है जिसने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है तो दो तरह की उसकी कैटेगरी हो सकती है। या तो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होगा और पीवीटी कंपनी, या वो अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड होगा, मतलब वो अपने आप को अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड करवाएगा। तो अदर देन कंपनी के अंदर जो दो चीज़ें आएंगी, नंबर वन क्या आ सकता है, एओपी यानी कि एज ए पार्टनरशिप फर्म। नंबर टू क्या आएगा, बिजनेस इंडिविजुअल, यानी कि कोई अपने आप को एज ए बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर्ड करवा सकता है। और नंबर थ्री आएगा जो इंडिविजुअल है, जैसे सैलरी इंडिविजुअल्स है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो जो रेंट की विदहोल्डिंग है वो किसने, अगर वो रूल के मुताबिक आ रहे होंगे तो किन्होंने डिडक्ट करना है, यानी कि पेमेंट करते हुए टैक्स किन्होंने डिडक्ट करना है, वो नंबर वन है कंपनी, नंबर टू है एओपी या बिजनेस इंडिविजुअल। लेकिन इसके लिए सर्टन कंडीशंस है, वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो जो इंडिविजुअल है, जैसे सैलरी इंडिविजुअल है, वो उन्होंने अगर घर रेंट पे लिया हुआ है तो ऑब्वियसली उन्होंने टैक्स तो विदड्रॉ नहीं करना। तो ये दो चीज़ें क्लियर कर लें। कंपनी और अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी में तीन कैटेगरीज है। दो जो कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है एज ए इंडिविजुअल, जैसे सैलरी इंडिविजुअल है, वो तो वैसे ही एग्जम्प्ट है, उसने टैक्स विदड्रॉ करना ही नहीं है क्योंकि सैलरी इंडिविजुअल है। जैसे किसी ने घर रेंट पे लिया हुआ, फ्लैट लिया हुआ है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एज ए पार्टनरशिप फर्म काम कर रहे हैं, या आप एज ए बिजनेस इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो फिर आपने टैक्स विदड्रॉ करना है। और किस सिचुएशन में करना है उसको हम अभी स्टडी करने लगे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं अभी एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल की, यानी कि ये कंपनी की अभी हम बात नहीं करने लगे, बिजनेस इंडिविजुअल की बात हो रही है। कि अगर इन्होंने लेट से इनका एक ऑफिस है, वो इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है और उनका जो पर मंथ रेंट है ना वो 50,000 है। उसके बाद साथ ही इन्होंने एक एक वेयर हाउस भी रेंट पे लिया हुआ है। ठीक है, वेयर हाउस है, यहाँ पे वो स्टॉक वगैरह अपना रखते हैं और उसका रेंट भी क्या है, 50,000 है। तो एनुअल रेंट इनका कितना हो गया, अगर इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 लाख बन गया। और इसी तरीके से इसको भी अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6 लाख बन गया। और एनुअल जो रेंट एक्सपेंस इनका बनता है वो कितना बन गया है, यहाँ पे अगर आप टोटल कर लें तो ये फिगर बन जाएगी 1.2 बिलियन की। ठीक है, अब रूल ये कहता है, सेक्शन 155 ये कहता है, जैसे हमने 153 देखा जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं कि पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हमने कैसे डिडक्ट करना है। इसी तरीके से जो सेक्शन है 155, ठीक है, जो सेक्शन 155 है वो ये कहता है कि जब आपने पेमेंट करनी है लैंडलॉर्ड को तो आपने टैक्स विदड्रॉ करना है। अगर ये आप उस कंडीशन में फॉल कर रहे हैं, मतलब विद होल्डिंग एजेंट आप काम कर रहे हैं। वो क्या विद होल्डिंग एजेंट है, रूल ये कहता है कि जी अगर आप एज ए इंडिविजुअल या एओपी रजिस्टर्ड है, तो अगर एज ए इंडिविजुअल या एओपी रजिस्टर्ड है और आपका जो एनुअल रेंट है वो 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन इक्वल टू 1.5 मिलियन या ग्रेटर देन है, तो फिर आपने पेमेंट करते हुए जो टैक्स है वो क्या करना है, विदहेल्ड करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब ये कंडीशन तो हमने स्टडी कर ली कि टैक्स विदहेल्ड करना तो है, लेकिन साथ ही उन्होंने कोई लेवरेज दे दी कि अगर आपका जो रेंट एनुअल पे कर रहे हैं वो 1.5 मिलियन या इससे ज्यादा है, यानी कि 1.5 मिलियन तक दे रहे हैं या इससे ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर आपने टैक्स विदहेल्ड करना है, अदरवाइज आप ना करें। अब यहाँ पे आप देखें तो इनका एक ऑफिस है, एक वेयर हाउस है, टोटल जो रेंट मिलता है 1.2 मिलियन है। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या आपने टैक्स विदड्रॉ करना है, तो हमने नहीं करना क्योंकि हमारे ऊपर ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही सेक्शन 155 की। अब ये क्यों किया गया ऐसे, जैसे हमने 153 में देखा कि हमारे पास एक 100 मिलियन की लिमिट है टर्नओवर की, उसके बाद हम जाके टैक्स विदड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, चूंकि ये जो एक कोई भी ये अज्यूम किया जाता है कि अगर आपका एनुअल रेंट 1.5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो आप एक नॉर्मल सेटअप को रन कर रहे हैं और उसमें ओनर खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, उनके पास स्टाफ जो उतना का एक्सपर्ट स्टाफ नहीं होता जिनको टैक्स की कंप्लाइंस का पता हो। तो इस वजह से उन्होंने लेवरेज दे दी कि अगर 1.5 मिलियन से ज़्यादा आप रेंट देंगे तो फिर आपने टैक्स विदड्रॉ करना है, अगर 1.5 मिलियन से कम है तो आप विदड्रॉ ना करें क्योंकि आपके पास आपका जो बिजनेस सेटअप अभी छोटा है, स्मॉल है। तो इस वजह से एक थ्रेशोल्ड आप कह सकते हैं, एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया गया है। उसके बाद इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं
कि अगर फॉर एग्जांपल ये शॉप के ऑफिस के साथ इनकी एक शॉप भी है और उसका रेंट भी 50,000 है, तो एनुअल ये बन गया 6 लाख रुपया। तो अब आप यहाँ पे आप देखें तो अगर हम सबको जमा करें तो 1.2 मिलियन पहले था और इसमें 6 लाख मजीद ऐड कर ले तो ये फिगर कितनी होगी, 18 लाख। अब ये 18 लाख जो है ये इस फिगर से ज्यादा हो गई है 1.5 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तीनों बिल्डिंग के ऊपर हमने टैक्स विदड्रॉल करना है, बिल्डिंग 1 के ऊपर भी, बिल्डिंग 2 के ऊपर भी और बिल्डिंग 3 के ऊपर, क्योंकि हमारा जो रेंट है 1.5 मिलियन से ऊपर चला गया है। अब मैंने जैसे पहले डिस्कस किया है कि ये इंडिविजुअल आपने चेक नहीं करना कि अगर एक बिल्डिंग का रेंट 6 लाख है, दूसरी का भी 6 है, तीसरी का भी 6 है, कंबाइन करेंगे तो 1.8 मिलियन है। इंडिविजुअल चूंकि 1.5 से कम है तो हमने टैक्स विदड्रॉल नहीं करना, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने किस तरीके से चेक करना है, गवर्नमेंट ने ये चेक करना है कि जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो हम ये कहते हैं हमारा ये सेल है और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जीपी है और फिर हम एक्सपेंसेस में आके लिखते हैं। तो लेट्स से हम लिखते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितना है 1.8 मिलियन, यानी कि तीनों बिल्डिंग को मिला के। तो अगर ये टोटल आपका 15 लाख से तक या इसके ऊपर निकल गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेमेंट करते हुए जो टैक्स है वो विदड्रॉल करना है अंडर सेक्शन 155। अब ये चीज तो कंफर्म होगी कि हमारा जो टैक्स है वो विदड्रॉल होगा। अगर हम 1.5 मिलियन तक या इससे नीचे नीचे है तो नहीं होगा, यानी कि 1.5 मिलियन से नीचे है तो नहीं होगा, 1.5 मिलियन या इससे ऊपर जाएंगे तो टैक्स विदड्रॉल होगा। ये चीज तो अभी होगी कंफर्म। अब करना कैसे है, हमने यहाँ पे देखा कि 12 लाख तक तो टैक्स विदड्रॉल नहीं होना था, पूरी के पूरी जो अमाउंट थी हम पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट करते हुए हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, हम ये करेंगे डेबिट कर देंगे रेंट एक्सपेंस को 50,000 से और क्रेडिट हम क्या कर देंगे जो हमारा बैंक है कितनी अमाउंट से 50,000 से। अब ये तो होगी नॉर्मल पेमेंट जब हमने कोई टैक्स विदड्रॉल नहीं करना। लेकिन सिचुएशन ये आई कि जब हमारी लिमिट 1.5 मिलियन से ऊपर निकल गई तो यही जो अमाउंट है वो डिफरेंट तरीके से पेमेंट होगी। वो किस तरीके से होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो पर मंथ रेंट है ना, कोई भी मिस्टर ए है उनका 50,000 है और एनुअल उनका बन गया 6 लाख रुपया। तो क्या ये 6 लाख रुपया के ऊपर टैक्स विदड्रॉल होगा? मतलब ये है कि वो तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि होगा। अब होना कैसे है इसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने मैं अभी टैक्स कार्ड ओपन करता हूं कि 6 लाख रुपया अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं तो उसका हमने कितना टैक्स विदड्रॉल करना है अभी हम उसको देख लेते हैं। तो ये आपके सामने टैक्स कार्ड ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो वो ये कह रहा है 3 लाख तक 0% है। मतलब एनुअल रेंट अगर 3 लाख तक है तो 0% है, 6 लाख तक है तो 5% एक्सीडिंग 3 लाख। अब इसका मतलब हम किस स्लैब में फॉल कर रहे हैं, दूसरी स्लैब में। तो 3 लाख तक जो रेंट है वो क्या हो जाएगा 0%। उसके बाद वो ये कह रहा है 3 लाख 1 से 6 लाख तक की जो स्लैब है उसके ऊपर जो एडिशनल 3 लाख है, यानी कि जो 3 लाख से ऊपर है उसका आपने 5% लेना है, जो कि कितनी फिगर बन जाएगी 15,000 रुपया। अब 15,000 रुपया पूरे साल का रेंट है, इसको आप डिवाइड कर ले 12 पे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी। जो फिगर आएगी उसको हम पर मंथ उसकी डिडक्शन कर लेंगे। ये हमने डिवाइडेड बाय 12 किया तो 1250 की फिगर हमारे पास आ गई पर मंथ की, यानी कि इसको ये जो टैक्स है वो एनुअल है तो 1250 है ये फिगर हम मंथली डिडक्ट करेंगे रेंट की पेमेंट करते हुए। अब कैसे करेंगे, सेम वही स्टोरी है, उसी तरीके से एंट्री उसी तरीके से हम रेंट एक्सपेंस जो है वो टोटल बुक करेंगे 50,000 से और क्रेडिट हम कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स कितनी अमाउंट से 1250 से, और जो क्रेडिट अमाउंट है बाकी जो फिगर आ रही है वो सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे। तो ये जो टैक्स है इसको हम क्या बोलेंगे विद होल्डिंग टैक्स। ये हम 7 डेज के अंदर FBR को जमा करवा देंगे, प्रोवाइडेड जो पहला लेक्चर हमने देखा है कि जो ट्रांजैक्शन डेट है वो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट नहीं होती, वो तब स्टार्ट होगी जब बैंक स्टेटमेंट से हमारे पैसे निकल जाएंगे। अब इसके ऊपर सेपरेट मैं वैसे डिस्कशन करूंगा कल के लेक्चर में, जो विद होल्डिंग टैक्स एंड टाइम ऑफ पेमेंट के ऊपर कुछ लोगों की काफ़ी रिजर्वेशन आई है, उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। एक सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे 8-10 मिनट का, उसके अंदर वो भी क्लियर कर लेंगे कि बैंक स्टेटमेंट को किस तरीके से चेक करना है, क्या ईजी वे है और इसके फायदे क्या है, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है जो किसी भी टाइम हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। एनीवेज अब ये टॉपिक नहीं है। तो 7 दिन के अंदर हम ज्यूम करते हैं कि ये जो चेक है सेम डेज में क्लियर हो गया है और 7 डेज के अंदर हम ये जो पेमेंट है हम ये FBR को कर देंगे। तो ये हमने AOP और इंडिविजुअल के केस में ये देखा कि अगर कंबाइंड रेंट यानी कि टोटल सारी बिल्डिंग्स का मिला के जो रेंट है 1.5 मिलियन से ऊपर निकल गया है या 1.5 मिलियन तक है तो हमने सारी बिल्डिंग का टैक्स विदड्रॉल करना है अगर वो टैक्सीबल है। अब अज्यूम अब ये करते हैं कि अगर लेट से एक चौथी बिल्डिंग भी उनके पास है, हम एग्जांपल लेते हैं, और उसका पर मंथ रेंट है 10,000,
मल्टीप्लाई 12 से कर लेंगे तो फिगर कितनी आ गई, 1,20,000। तो अब 1.8 मिलियन पहले ही है और मजीद ये फिगर आ गई। अब टैक्सीबल तो ये है, यानी कि टैक्स तो विदहेल्ड होगा, लेकिन क्या इस बिल्डिंग के ऊपर टैक्स विदहेल्ड होगा? तो इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि रूल के मुताबिक जो अभी टैक्स कार्ड हमने देखा है उसमें लिखा हुआ है कि 3 लाख तक अगर एनुअल रेंट है तो टैक्स कितना है, 0%। टोटल हम धौली के एजेंट बन चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल बिल्डिंग के ऊपर ये टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा क्योंकि उसका स्लैब के मुताबिक वो टैक्सीबल ही नहीं है, जैसे सैलरी के केस में हमने देखा हुआ है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो हमने देखे हैं। अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या टैक्स का काम कर रहे हैं, कुछ वो चीज़ें हैं जो आपको रूल के अंदर रहते हुए आप सेविंग कर सकते हैं। ये सेविंग क्यों कर सकते हैं? सम टाइम ये होता है कि जब आप बिल्डिंग लेते हैं तो लैंडलॉर्ड ये कहता है मैंने आपसे 50,000 ही लेना है, जो भी एडिशनल टैक्स है आप खुद जमा करवाएं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 15,000 टोटल टैक्स बनता है, अगर हम उस स्लैब में फॉल मतलब 1.5 मिलियन तक ये सुपर निकल रहे हैं तो 15,000 टैक्स बनता है और हम जनाब उसको बल्कि उससे नीचे है, 1.5 मिलियन तक से भी नीचे है और हमें पता ही नहीं है इस रूल का कि जी 15 लाख से ऊपर होंगे या 15 लाख तक होंगे तो हम टैक्स विदहेल्ड करेंगे। तो ये 15,000 रुपये हम जमा करवा रहे होंगे क्योंकि लैंडलॉर्ड ये कहता है मैं टैक्स नहीं दूंगा, आपने अपने पल्ले से जमा करवाना है। तो इनडायरेक्टली जो हमारा रेंट होगा 50,000 प्लस 1,250 रुपये हो जाएगा टोटल, ये हम पे कर रहे हो क्योंकि ये भी हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें रूल का पता हो कि भाई ये जो टैक्स है हम टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रेंट 15 लाख तक या इससे ऊपर नहीं गया, तो मैं फिर ये भी जमा नहीं कराऊंगा। तो ये कुछ सिनेरियो है जो बिजनेस को मैनेज करते हुए जब हमें टैक्स ने हमें एक छूट दे दी है, हमें रिलीफ दे दिया है, तो हम समझने के बाद उसको अप्लाई करें ताकि हम अपने कैश फ्लोज को सेव कर सकें। अब ये तो हम देख चुके हैं जनाब एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के केस में। अब अगली जो हमने कैटेगरी देखी थी वो कौन सी कैटेगरी थी? कंपनी की कैटेगरी थी ये वाली। अब याद रखें कंपनी चाहे 6 लाख का रेंट पे कर रही है, चाहे वो 4,50,000 का रेंट पे कर रही है, चाहे वो 1,20,000 का रेंट पे कर रही है, वो बाय डिफॉल्ट विदहोल्डिंग एजेंट है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है 1.5 मिलियन की। अब वो इंडिविजुअल लाजमी देखेगी, वो देखेगी कि बिल्डिंग 1 है, 6 लाख है, 3 लाख से ऊपर है, हाँ मैं टैक्स विदहेल्ड करूंगा, कंपनी करेगी, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग 2 है, 6 लाख है, 3 लाख से ऊपर है, यस मैं टैक्स विदहेल्ड करूंगा। इसी तरीके से जो बिल्डिंग 3 है वो भी मैं करूंगा। बिल्डिंग 4 जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी कि कंपनी जब बिल्डिंग 4 पे आएगी तो उसने देखना है कि विदहेल्ड तो मैंने करना ही है, लेकिन इस बिल्डिंग का जो रेंट है वो 1,20,000 है जो कि लेस देन है 3 लाख से, तो जो टैक्स है 0% है। मतलब ये हुआ कि 1.5 मिलियन की लिमिट सिर्फ एओपी और इंडिविजुअल के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। हमने एक लेक्चर देखा था, मैंने 6-7 माह पहले अपलोड किया था कि डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अदर देन कंपनी। तो हमने ये भी एक लॉजिक और बेनिफिट स्ट्रेंथ एक डिस्कस की थी कि कंपनी बनाने के क्या फायदे हैं और अदर देन कंपनी बनाने के क्या फायदे हैं, उसके अंदर भी ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब ये कंक्लूजन इसकी ये है कि एओपी और इंडिविजुअल के केस में अगर आप अक्यूमुलेटेड रेंट, कंबाइंड रेंट एक्सपेंस जो टोटल है, इंडिविजुअल बिल्डिंग नहीं, कंबाइंड टोटल जो एक्सपेंस है 1.5 मिलियन तक या इससे ज्यादा कम पे कर 1.5 मिलियन से कम पे कर रहे हैं तो कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, चाहे इंडिविजुअल बिल्डिंग टैक्सीबल हो क्योंकि आप विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन या इससे ज्यादा आप जा रहे हैं तो फिर आपने सबके ऊपर विदहेल्ड करना है, इंडिविजुअल बिल्डिंग के ऊपर। हाँ अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो टैक्सीबल नहीं है तो उसमें विदहेल्ड नहीं होगा, जो स्लैब से नीचे फॉल कर रही है, जैसे 3 लाख से जिनका रेंट कम है, बिल्डिंग 4 जो हमने देखी है। कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं है, हर एक ट्रांजैक्शन पे विदहेल्ड करना है। ये हो सकता है कि स्लैब से कम हो, विदहेल्ड ना हो, लेकिन हर एक बिल्डिंग के ऊपर टैक्स विदहेल्ड होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।